अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे, इस ड्रामे का नाम है जमा तक़सीम, जो कि हम टीवी के ऊपर आ रहा है और इसकी मेन लीड के अंदर है मावरा हुसैन और तला जहूर। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे कि जावेद शेख हैं या दीपक परवानी हैं या तज़ीन हुसैन हैं। इस तरह के काफ़ी अच्छे-अच्छे एक्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट रिव्यू जमा तक़सीम। इस ड्रामे के अंदर जो कहानी है वो 2 घरों की कहानी है। एक घर जो है वो दीपक परवानी का और उनकी बेगम तज़ीन हुसैन का है और उनकी इकलौती बेटी है जो कि मावरा हुसैन है। दीपक परवानी एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और इनकी मिसेज़ जो है वो किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर है और इनकी बेटी जो है इन्होंने एमबीए किया है। इनकी क्लास के अंदर एक लड़का पढ़ता था तला चाहूर, जिसका नाम है कैस, और यहाँ इनकी जो बेटी है मावरा हुसैन, इनका नाम है लैला। अ, ये जो कैस हैं, तला चाहूर, ये जावेद शेख के सबसे छोटे बेटे हैं। जावेद शेख की फैमिली में उनकी एक मिसेस हैं, एक शादीशुदा बेटी है और 3 बेटे हैं, जिसमें से 2 बड़े बेटे शादीशुदा हैं और सबसे छोटा बेटा जो ये कैस है, तला चाहूर, इसको अपनी ये क्लास फेलो पसंद है। अब तला चाहूर की जो सबसे बड़ी वाली भाभी हैं, अब वो ये चाहती हैं कि अपनी छोटी बहन से तला चाहूर की शादी करवा दें, लेकिन वो क्योंकि क्लास फेलो में इंटरेस्टेड होता है, तो वो इनकार कर देता है। तो भाभी जो है थोड़ी-सी इनसिक्योर हो जाती हैं और वो पहले से एक प्लान सा बना लेती हैं। उनके ज़हन में एक महासख़त खड़ा हो जाता है कि इसकी बीवी के अगेंस्ट ही उनको रहना है। जो सेकंड नंबर की भाभी होती हैं, वो सिर्फ़ मैट्रिक पास हैं, उनका कोई मैका नहीं है, थोड़ी-सी गरीब है और उनके मियाँ जो हैं, वो भी सिर्फ़ मैट्रिक पास हैं, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ लिख रखा, तो वो भी थोड़े-से घर में एक बेकार से शय समझे जाते हैं। सबसे बड़ी वाली भाभी जो हैं, उनका मैका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लोग बहुत अमीर हैं और उनका भाई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पैसे-वैसे खर्च करता है, बहुत ज़्यादा तोहफ़े-तोहाइफ देता है और इसलिए ये जो है ससुराल में हमेशा इनका एक अपर हैंड रहता है। जावेद शेख और उनकी बेगम जो हैं, वो दोनों ख़ास से कंट्रोलिंग हैं। जब ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने इसके अंदर दिखाया है कि जावेद शेख खाने के ऊपर आकर बैठे हैं और रोटी की बुराई कर रहे हैं कि रोटी जो है वो चमड़े की तरह सख्त बनी है और किसने बनाई और क्या है। तो जो उनकी सेकंड नंबर की बहू होती हैं, वो कहती हैं कि मैं जाके जो आपके लिए और रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने रोटी बनाई है और रोटी ख़राब हो गई है, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन वो मना कर देता है, उनकी मिसेज़ कहती हैं कि आप जो है वो चावल खा लें और बड़ी बहू जो है वो इस बात के ऊपर खुश हो रही हैं कि अच्छा हुआ इसकी पकाई हुई चीज़ जो है वो खराब मतलब सामने नज़र आई है। लेकिन जावेद शेख और उनकी बेगम जो है, उनका ख़ासा कंट्रोलिंग किस्म का जो है बिहेवियर है और उनके ज़हन में, क्योंकि वो बेटे ज़्यादा थे उनके, तो उनके ज़हन में हमेशा से ये बात थी कि हमारे तो बेटे हैं, तो हमारे बेटों की जब शादी हो जाएगी तो कोई ना कोई बेटा तो हमारे साथ रहेगा, तो इसलिए उन्होंने अपने फ्यूचर की अपने हिसाब से कोई प्लानिंग नहीं करी। लेकिन इस सब के अंदर उन्होंने अपने बेटों को और बहुओं को आज़ादी देना बिल्कुल भूल गए, जबकि उनकी अपनी जो शादीशुदा बेटी हैं, वो अपने इकलौते बेटे और मियाँ के साथ अलग घर में रहती हैं और वो अपने ससुराल के साथ नहीं रहती हैं और उनके पास इस बात की वजह ये है कि उनकी ससुराल बहुत टॉक्सिक थी, इसलिए वो अलग हो गई हैं और उनके अलग होने के ऊपर उनके अम्मा-अब्बा यानी जावेद शेख और उनकी बेगम जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और अपनी बहुओं को इन्होंने साथ रखा हुआ है और इनके घर के अंदर एक अजीब सिस्टम ये है कि जो सबसे बड़ी वाली बहू है, वो बहुत ज़्यादा क्योंकि इन्फ्लुएंशियल है और अमीर है, तो वो घर का कोई काम नहीं करती नॉर्मल तरीके से। बल्कि जो सेकंड नंबर वाली बहू है, उसको बेवकूफ़ बना के और उसको हर काम में लगाए रखती हैं और उस नौकर की तरह से उसको ट्रीट करती हैं। और जावेद शेख की बेगम जो कि सास हैं, उनको ये बात दिखाई नहीं देती कि एक बहू के साथ ज़्यादती हो रही है और एक बहू जो है वो ऐश कर रही है। अब जो सबसे बड़ी वाली बहू है, इनका एक बेटा है ज़ीशान और एक बेटी है और जो बीच वाली बहू है, उनकी 2 बेटियाँ हैं, सिद्रा और मारिया। तो अब कहानी के अंदर ये होता है, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा-सा ये दिखाया है कि जो बड़ी वाली बहू का बेटा ज़ीशान है, वो इनकी बेटी सिद्रा को हैरेस कर रहा है। अब वो जो जिस भी अंदाज़ से करता है कि वो कमरे में बुला रहा है, उसका जो कुछ कर रहा है, तो इन्होंने बड़ा तमीज़ से ड्रामा बनाया है कि इन्होंने इसके अंदर ये चीज़ जो है कोई खुल के दिखाई नहीं है कि क्या हो रहा है, बस उसका उनसर्ट दिया है कि जिससे देखने वाले जो समझदार लोग हैं, वो समझ जाएँ कि यहाँ कुछ मामला ख़राब है। अब ये होता है कि जब प्रेस की शादी होती है, तो शादी इस तरह से होती है कि जब उसके लिए तरह-तरह के रिश्ते ये लोग ढूँढ रहे होते हैं, बहन अपनी नंद की बेटी सोच रही होती है, बड़ी भाभी अपनी बहन सोच रही होती है, लेकिन इसको क्लास फेलो पसंद होती है। जब ये घर में ज़िक्र करता है, तो जावेद शेख ये सोच के कि बेटे की पसंद है, चलो हामी भर देते हैं, वो हामी भर लेते हैं। रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है कि वो लोग खासे मॉडर्न और एजुकेटेड हैं और वहाँ पर थोड़ी-सी इस तरह की सवाल-जवाब होते हैं, जिसके अंदर उनका जो कहने का बात का मकसद होता है, वो ये होता है कि हमारी बेटी थोड़ी-सी मॉडर्न है, तो वो घर के काम से ज़्यादा, खाना-वाना पकाने से ज़्यादा जॉब में और पढ़ाई-लिखाई में इंटरेस्टेड है। और इनका आंसर ये होता है कि भई घर का काम-काज जो है, वो एक औरत की प्राइमरी ज़िम्मेदारी है और ये बड़े ख़ानदान में होते हैं, लोग ज़्यादा अफ़राद होते हैं और उनके ख़ानदान के अंदर अफ़राद इतने ज़्यादा नहीं होते। समहाउ इन लोगों की शादी हो जाती है बहुत खुश-उसलूबी के साथ, लेकिन शादी होने के बाद से मसाइल फ़ौरन खड़े हो जाते हैं।
पहला मसला ये होता है कि जब ये शादी के अगले दिन सोकर उठती हैं और ये अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही होती हैं, तो जिस भी तरीके से तैयार होती हैं मावरा हुसैन काफ़ी प्यारी लग रही होती हैं। लेकिन इनकी नंद को फ़ौरन ख़्याल होता है कि क्या सफ़ेद जोड़ा पहन के खड़ी हो गई ना, अपनी तरफ का जोड़ा क्यों पहना, हमारी तरफ का जोड़ा पहने। तो वो फ़ौरन इनको चेंज करा के और एक भारी भरकम सा जोड़ा पहना के और अजीब तरीके से इनकी चुटिया बाँध के उनको बहुत सारे ज़ेवर लाद के इनको तैयार कर देती हैं। जो कि जिसमें ये बहुत ही गँवारू स्टाइल तैयार होती हैं, लेकिन कैस मुँह से कुछ भी नहीं बोलता और वो अपनी अ, ससुराल इसी तरीके से लेके जाता है बीवी को। लेकिन क्योंकि बीवी एक समझदार लड़की है, लैला एजुकेटेड, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करती है और नाक मुँह नहीं बनाती। उसके बाद ये हनीमून के ऊपर जाने का टाइम आता है, तो ये हनीमून पे जाने के लिए एक लूज़ ट्राउज़र और शर्ट पहन के खड़ी होती है, तो वो भी कैसा आके चेंज करवा देता है कि घरवालों को अच्छा नहीं लगेगा, तुम जब वहाँ पहुँच जाओ डेस्टिनेशन के ऊपर, तो वहाँ जो तुम्हारा जी चाह रहा है जाके पहन लेना। इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लेती है, बुरा नहीं मानती। फिर इनकी ज़िम्मेदारी बना दी जाती है कि खाना-वाना तुम पकाना। उसमें सबसे ज़्यादा अहमकाना बात ये थी कि जब सास को पता है कि सबसे छोटी वाली बहू को खाना पकाना सिरे से आता ही नहीं है, तो उन्होंने रात के खाने की ज़िम्मेदारी उठा के इनको दे दी, क्योंकि बड़ी जो बहू होती है उन्होंने कह दिया मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में ज़्यादा काम नहीं होता। बीच वाली जो है वो दोपहर का खाना बनाती है और रात का खाना जो होता है वो इनके सबसे छोटी वाली लैला के गले पड़ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि किसी को भी जो घर में इतने अकल के लोग फिर रहे हैं और सदर-घरदारी कर रहे हैं, उनमें से किसी एक आदमी को भी ये बात समझ में नहीं आती कि एक लड़की जिसको खाना पकाना सिरे से आता ही नहीं है, अगर अकेले उसको खड़ा कर दो, ये कहे कि तुम इतने 50 आदमियों का खाना तैयार कर लो और ये कुछ तैयार कर लो, तो वो कैसे करेगी? लेकिन बहरहाल वो खाना अच्छा नहीं बनाती और सब लोग उसको खासा बुरा-भला कहते हैं कि खाना बहुत खराब है, बहरहाल मीठा अच्छा बनाती है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद दोबारा से दिखाते हैं कि उसको एक दिन खाना बनाना होता है और उस दिन घर पे जो है वो ससुर के दोस्त भी आने वाले होते हैं और उस लड़की को 40 रोटियाँ बनानी होती हैं, जो कि ज़ाहिर है उसके बस की बात नहीं थी और इनके यहाँ ये पका के भी रोटियाँ जो है वो हाथ की बनेंगी। ये भी एक अहमकाना बात थी कि जब सास को पता है कि एक बहू को खाना पकाना आता ही नहीं है और उसको पता है सास को कि मियाँ के दोस्त आज मेरे आने वाले हैं, तो उनको अपने घर की इज़्ज़त की परवाह होनी चाहिए थी। किसी भी बहू को पकड़ के कहती हैं कि तुम खाना पकाओ, खुद जाके किचन के अंदर बैठती या बाज़ार से खाना मँगाती, जो भी करती, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी बेइज़्ज़ती उन्होंने करवाई। सबसे छोटी वाली बहू लैला को सारा काम देके और उसके बाद जावेद शेख जो है वो मुँह बना रहा है कि रोटियाँ खराब पकी थी, सास कह रही है कि सब्ज़ी और गोश्त जो है वो ज़ाया हो गया। तो वो उनके अपने बेवकूफ़ी के फैसले थे और अपना फैसला दूसरे पे मुसल्लत करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके बाद ड्रामे के अंदर ये दिखाते हैं कि जब ये इतना काम करती है तो उसको ये आइडिया आता है कि अगर सारे लोग अपना-अपना पका लें, तो ये मसला ही ना खड़ा हो। तो जब वो ये बात घर में कहती है तो सब लोग शोर मचाते हैं कि तुम तो किचन अलग करने की बात कर रही हो, इसका मतलब कि तुम खानदान को तोड़ने की नीयत से आई हो। ये किस्सा यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद कपड़े धोने की बारी आती है, इनसे कहा जाता है कि तुम कपड़े धो, अब इस लड़की को कपड़े धोने भी नहीं आते, हालाँकि ये बात भी गलत है। इसलिए क्योंकि जो बहुत अमीर-कबीर लोग होते हैं, बहुत महँगे कपड़े खरीदते हैं, उनको कपड़ों के ऊपर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस देख के पता होता है कि कौन से कपड़े को ड्राई क्लीन करवाना है, कौन से को किस सेटिंग के ऊपर धोना है। और अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर भी लाल के साथ सफ़ेद कपड़ा डाल देंगे, तो सफ़ेद कपड़े पे लाल का रंग चढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में रंग नहीं चढ़ता। बहरहाल ये अपने कपड़े धोने खड़ी होती हैं, पहले ये अपने कपड़े लेके अपनी माँ के यहाँ चली जाती हैं। तो इस बात के ऊपर हंगामा होता है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो गई कि हम जो है वो कपड़े जो है वहाँ जाके धो रही हैं। इसके बाद जो होता है ये कपड़े कहती हैं कि मैं घर में धो लेती हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर, तो ये ससुर और सास के कपड़े खराब कर देती हैं, उन पे रंग चढ़ जाता है। इस बात पे बहुत हंगामा होता है, तो ये कहती हैं कि मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर आ जाती हूँ। इस बात के ऊपर जावेद शेख जो है वो इजाज़त नहीं देते, कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये लैला अच्छे खासे अमीर घर से आई थी, इकलौती बेटी थी, तो क्या जहेज़ में ये एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी नहीं लेकर चली है? ऐसे ही खाली हाथ आ गई उठ के। खैर जहेज़ लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ड्रामा बड़ा कन्वेंशनल है, इसलिए मैंने ये वाली बात कही। तो उसकी भी जावेद शेख इजाज़त नहीं देते। हालाँकि सीधा-सा तरीका था कि एक मासी घर में और रख देते और कोई मसला नहीं होता, सबके कपड़े धुल जाते। लेकिन ख़ैर ड्रामा बनाना था तो उन्होंने उसके अंदर ये इन्सल्ट जो है वो रखा और इन सब बातों से परेशान होके लैला जो है वो अपने घर चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं जो हूँ अब अलग घर में रहूँगी मैं। बल्कि एक सीन और होता है इसके अंदर ये कि घर में जो है वो जो बीच वाली भाभी हैं वो दूध छुपा-छुपा के रखती हैं अपने मियाँ की चाय बनाने के लिए। लैला एक दिन किचन में आती है मियाँ की कॉफ़ी बनाने, वो देखती हैं पीछे जग में दूध रखा है, वो निकाल के कॉफ़ी बना लेती हैं। सबसे बड़ी वाली भाभी आती हैं, वो शोर मचा देती हैं कि लैला जो है वो चोरी कर के दूध रखती है अपने लिए। उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि मैं इतने अमीर घर से आई हूँ, मुझे दूध चोरी करने की क्या ज़रूरत है? तो इस किस्म की बातों में नाराज़ होके वो अपने मायके चली जाती हैं और मियाँ से कहती हैं कि तुम मुझे अलग घर दे दो। मियाँ कहते हैं मैं अलग घर लेके हरगिज़ नहीं दूँगा। और इस तरीके से लैला जो है अभी नाराज़ ही बैठी हुई होती है कि मियाँ को खुशखबरी मिलती है कि ऑफ़िस में की तरफ से उनको घर मिल गया है और वो उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि वो ऑफ़िस से करीब है। अभी ये मामला वो अपने घर में बताना चाह ही रहे होते हैं, इस पे ले-दे मची रही होती है कि एक दिन ये राज़ अफ़शा होता है कि ये अपनी बहन के यहाँ दावत पे सारे लोग चले जाते हैं और लैला भी राज़ी हो जाती है कि मैं आ जाऊँगी। जब से उनको पता चला होता है कि ऑफ़िस की तरफ से घर मिल गया है, कि कैस को पता चलता है कि जो लड़की सिद्रा है, जिसको हिरास किया जा रहा था, वो घर पे अकेली है और ज़ीशान भी घर पर है। ये भागता हुआ जब घर जाता है तो ये रंगे हाथों ज़ीशान को पकड़ लेता है कि उस लड़की सिद्रा के ऊपर अटैक कर रहा होता है।
मारता-पीटता है उनको, सारे घरवालों को बुलाता है, सारे घरवाले आते हैं। बड़े वाले भाई जो हैं वो हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे ने ये क्या किया? भाभी बहुत हंगामा मचाती हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और जो बीच वाले भाई और उनकी बेगम होते हैं, वो तो खुद हक्का-बक्का रह जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ क्या? क्योंकि आज तक उन्होंने कभी बेटी की बात ही नहीं सुनी होती। तो ये बहुत एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है और कैस कहता है कि मैं इस ऐसे घर के अंदर अब गुज़ारा नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। इस पे जावेद शेख जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब अगर तुम यहाँ से घर छोड़ कर गए तो फिर आइंदा कभी नहीं आओगे। उस वक़्त इस बात को वक़्ती बात समझता है कि माँ-बाप हैं, मैं इनको बेशक मना लूँगा, कोई मसला नहीं है, मैं लौट के वापस आ जाऊँगा और मतलब मिलता-जुलता रहूँगा उनसे। तो वो और लैला, हालाँकि लैला मना भी करती है कि अब घर नहीं बदलते, लेकिन वो कैस, क्योंकि उसकी प्रमोशन हो गई होती है और वो ऑफ़िस के करीब रहना चाह रहा होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाके ऑफ़िस वाले घर के अंदर रहना शुरू कर देता है लैला के साथ। अब आगे जाके कहानी ये होती है कि लैला के वालिदैन एक दफ़ा मिलने के लिए आते हैं और कैस अपने घरवालों की तरफ से परेशान होता है क्योंकि अपने अम्मा-अब्बा से मिलने जाता है। वहाँ बड़ी भाभी जो है बहुत शोर मचाती हैं, "ये तो मिलने क्यों आए हो?" क्योंकि उससे 1 दिन पहले उनका बेटा हॉस्टल से भाग कर आ गया होता है घर के ऊपर। तो जो सिद्धा लड़की होती है, उसके जो अब्बा होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते ज़ीशान को कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगा। इस वाक़ये के बाद ज़ीशान जो है वो हॉस्टल में रह रहा होता है। क्योंकि जावेद शेख ने यही फैसला किया होता है। तो बड़ी भाभी शोर मचाती हैं कि जब मेरे बेटे को घर से निकाल दिया था, वो घर में मिलने नहीं आ सकता, तो कैस को भी घर से निकाला था, तो वो भी मिलने नहीं आ सकता। हालाँकि उनकी बात गलत थी क्योंकि कैस घर छोड़कर गया है और उनका बेटा किसी और वजह से निकाला गया है। लेकिन बहरहाल वो बहुत शोर मचाती हैं और कैस को मिलने नहीं देती। इस बात पे कैस बहुत अपसेट होते हैं, जब अपने घर पहुँचते हैं, वहाँ सास-ससुर आए हुए होते हैं, तो लैला कहती है कि मैं अपनी अम्मी को बता रही थी कि वो जब चाहे मेरे घर आके रह सकती हैं, जिस पे कैस जो है वो काफ़ी नागवारियत का इज़हार करते हैं, ये कह के कि मेरी तबीयत ख़राब है, जाके लेट जाते हैं और लैला के माँ-बाप से अच्छी तरह नहीं मिलते। लेकिन लैला इस पे भी बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद लैला की थोड़ी-सी स्ट्रगल घर के काम की दिखाई है कि जो वो अपनी स्ट्रगल कर रही है, किस तरीके से खाने बनाने की कोशिश कर रही है और कैसे इस तरीके से रोज़ाना अपने घरवालों की टेंशन ले लेके घर पर आ रहे हैं और आके बीवी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे कि वो घर में फालतू बैठी हुई हो। उसके अलावा उन्होंने दिखाया कि कैस अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, किस तरीके से वो नाश्ते में पराठे खाता था और अब बीवी उसको कैसे जले हुए टोस्ट खिला रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैस की तो कोई बहुत अमीर-कबीर आदमी नहीं था, इकलौता नहीं था। उसके बावजूद उसको अपने घर के नाश्ते वो मिस कर रहा है और डाइनिंग टेबल बैठ के आँसू बहा रहा है। और लैला तो एक बहुत अमीर-कबीर घर की थी, जहाँ शेफ़ खाना पकाता था और वो इकलौती थी। तो वो किचन में खड़ी हुई खाना पका रही है, तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रही कि लैला भी किचन में खड़ी हुई सोच रही होगी कि यार मैं अपने घर में सुकून से थी, मैं कहाँ आ गई हूँ उठ के, किस आदमी के लिए मैं खाने बना रही हूँ, उसके रोने खत्म नहीं हो रहे। खैर एनीवेज़, अब कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसके अंदर ये होता है कि जावेद शेख के जो सबसे बड़े वाले बेटे हैं, वो ये कहते हैं कि जो बिज़नेस है उसके अंदर से मुझे मेरा हिस्सा दे दो ताकि मैं अपने बीवी-बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ क्योंकि मेरा बेटा तो इस घर में नहीं रह सकता। और जो बीच वाला भाई होता है वो वैसे ही नौकरों की तरह से काम कर रहा होता है फैक्ट्री में, तो जावेद शेख गुस्से में आके सब लोगों को घर से निकाल देते हैं। बड़े वाले बेटे जो होते हैं उनकी बीवी को ये बात समझ में आती है कि इन्होंने सारी दौलत-वौलत भी रख ली है, सारा बिज़नेस भी रख लिया है। जब मेरा मियाँ जो है वो कुवैत में कमाता था, तो पैसे उसने वहाँ से भेजे थे जो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट हुए हैं। तो फिर ऐसा है कि मैं जाके इनसे माँगती हूँ, वो आती हैं आके सास-ससुर से बहुत बदतमीज़ी करके बातें सुनाकर जाती हैं। हालाँकि ससुर जो होते हैं वो पहले ही सारी फैक्ट्री जो है बड़े वाले बेटे को दे चुके होते हैं। और दोनों बेटों को घर से निकाल देते हैं। बीच वाला बेटा जो है वो अपने ससुराल में चला जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी के कोई जानने वालों की चूड़ियों की फैक्ट्री होती है हैदराबाद में, वो वहाँ जाके वक़्त गुज़ारने लगता है। और बड़े वाले बेटे जो हैं इनको सारा बिज़नेस जावेद शेख दे देते हैं और अपने घर में बीवी के साथ अकेले रहने लगते हैं और कैस और उसकी बीवी अपने घर में रहने लगते हैं। अब कहानी के अंदर ये ट्विस्ट आता है कि जो भाई हैदराबाद के अंदर रह रहे हैं, उनके घर में डाका पड़ जाता है, वो बहुत वहाँ बहुत परेशान होते हैं। सोचती हैं उनकी बीवी कि मैं वापस कराची चली जाती हूँ, जाके सास-ससुर के हाथ-पाँव जोड़ के उनके साथ रहने लगती हूँ, लेकिन उनकी बेटी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी बेटी सास-ससुर के घर में यानी अपने दादा-दादी के घर में काफ़ी गैर महफ़ूज़ थी। दूसरी तरफ ये होता है कि जो बड़ी वाली भाभी हैं, उनका बेटा जो ज़ीशान है, उसके साथ हॉस्टल के अंदर कुछ बुरा सलूक हो जाता है लड़कों की तरफ से। तो वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो गया, तो वो सारा वक़्त घर में पड़ा रहता है, परेशान रहता है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। और बाप उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है क्योंकि बाप जब से दादा से अलग हुआ है, तब से वो बुरे कामों के अंदर पड़ गया है क्योंकि वो पहले भी बुरा था, तो वो अब दोबारा से जब उसके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, तो बाप जो है दोबारा से बुरी हरकतों के अंदर पड़ गया है और एक बहुत गलत ज़मीन का सौदा अपने दोस्त जो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, उसके साथ मिलकर कर रहा है, जो एक्चुअली इससे पैसे अम, लूट रहा है और इसको अंदाज़ा नहीं है। इस और अपनी अय्याशियों में लग के वो इस बात को भूल गया है कि उसके घर में बीवी और बच्चे बैठे हैं। तो उसका बेटा बहुत डिप्रेशन के अंदर आ गया है और बाप जो है उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। एक दिन ये जो ज़ीशान की अम्मा होती हैं, ये अपनी नंद के बेटे को घर पे बुलाती हैं ताकि वो आके इनके बेटे से बात करे क्योंकि वो उसका हम-उम्र है और उसको समझाए। वो बेटा घर आता है, तो इनकी बेटी जो होती है वो उस लड़के से फ़िज़िक्स का कोई सवाल कहती है कि मुझे समझा दें। वो लड़का सवाल समझा रहा होता है, ऊपर से ज़ीशान उतर कर आता है और उसको ये मुग़ालता होता है कि जैसे ये दूसरे की औरतों के साथ बुरा सलूक करता था, इस तरीके से शायद ये लड़का मेरी बहन के साथ बुरा सलूक कर रहा है। तो ये उससे बहुत लड़ता है।
और उसको मतलब बदतमीज़ी करता है, गालम-गलौच करता है और लेकिन अम्मा और बहन उसको मना करती हैं कि तुम गलत समझ रहे हो और ऐसी कोई बात नहीं है वगैरह-वगैरह। लेकिन वो लड़का फैसल वहाँ से चला जाता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और ज़ीशान अपना रोता हुआ अपने घर से चला जाता है। अंजाम ये होता है कि थोड़ी-सी बदमज़गी वहाँ पर हो जाती है और उसके बाद ये होता है कि अगले दिन नाश्ते के ऊपर जब ये सारा किस्सा जो है ये अपने हस्बैंड को बताती हैं बड़ी वाली भाभी, तो वो फ़ौरन जाके बेटे को लान-तान करते हैं कि वो सिगरेट क्यों पी रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टाँग टूट जाती है, वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाता है। अब वो लड़का वहाँ हॉस्पिटल में उसका कोई जानने वाला दोस्त उसको उठा के ले आता है और वो उसकी देखभाल कर रहा है। अब माँ-बाप जो हैं वो उसके बारे में जब माँ पता करने की कोशिश कर रही है और बाप जो है वो मना कर रहा है, लेकिन समहाउ इनको ये पता चल जाता है जो फूफीज़ाद भाई होता है फैसल, जिसके ऊपर इस लड़के ने इल्ज़ाम लगाया होता है, वो एक अच्छा लड़का है। तो वो उसको फ़ोन करके कहती हैं बड़ी वाली भाभी यानी मुमानी उस लड़के की कि तुम जाओ और जाके जो है ना पता लगाओ कि मेरा बेटा कहाँ पर है। खैर वो उसके दोस्तों वगैरह से यूनिवर्सिटी से पता करता है, उसको पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में, तो वो जाके उसको समझाता है कि तुमने जो है बहुत बुरा सलूक किया है उस लड़की सिद्रा के साथ और तुम्हें माफ़ी माँग लेनी चाहिए, सब लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो ये सीन तो वहाँ पर ख़त्म हो गया किस्सा। दूसरी तरफ ये सीन चल रहा है कि लैला के जो घरवाले हैं, अम्मा-अब्बा वो अ, लैला की अम्मा का हाथ कट जाता है। वो रिटायर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं। सोचती हैं आज खाना पकाती हूँ, किचन में जाके सेब काटने की कोशिश करती हैं, उनका हाथ कट जाता है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा एक्ज़ैजरेशन दिखाई गई है। करियर वुमन ऐसी नहीं होती कि जिसको एक सेब काटना भी नहीं आता। ठीक है, वो बहुत नारियाँ और पाए पकाने के काबिल अगर नहीं थी, फिर भी बहरहाल सेब काटना हर इंसान को आता है। और नहीं आता तो सीखना चाहिए। और उनका हाथ कट जाता है। अब हाथ कटना कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि वो अपना घर छोड़ के और जाके बेटी के यहाँ पड़ जाए, लेकिन फिर भी फॉर अ चेंज वो बेटी के घर आकर रहने लगती हैं। जिस दिन वो बेटी के घर आती हैं, उसी दिन कैस के अब्बा को हार्ट अटैक होता है मामूली सा। वो उनको लेके हॉस्पिटल चला जाता है, जब कोई नेबर उनको फ़ोन करता है तो। और उसके बाद वो वहाँ से उनको राज़ी कर लेता है कि आप मेरे घर आ जाएँ। जब वो घर आता है तो देखता है कि यहाँ पर सास-ससुर भी आए हुए हैं और वो अपनी बीवी से दबे अल्फाज में ये बात कहता है कि तुम अपने वालिदैन से जाने के लिए कहो। जिसपे उसकी बीवी कहती है कि मैं अपने माँ-बाप को जाने के लिए नहीं कह सकती। दोनों में थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं होती है, लेकिन फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो अपने-अपने माँ-बाप हैं और इनको यहाँ पर रहने दो। तो अब दोनों तरफ के जो माँ-बाप हैं, सास-ससुर कैस के भी और लैला के, दोनों एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। यहाँ ये सिचुएशन जो है वैसे थोड़ी-सी मज़ाहिया है, कॉमेडी है और थोड़ा-सा मज़ा आ रहा है उनकी तू-तू मैं-मैं में, लेकिन है बहुत अनरियलिस्टिक। और अब ये ड्रामे ड्रामे को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं कि मज़ीद वो एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे और रहना शुरू करेंगे, तो वो एक अनरियलिस्टिक चीज़ होगी, लेकिन एक अच्छा सबक होगा कि अगर आप किसी के साथ आपके ख़यालात नहीं मिलते, तो आप एक शेयरिंग वाली ज़िंदगी जो है, वो कैसे गुज़ार सकते हैं, बजाए इसके कि आप जो है, मुँह दर मुँह लड़ें और एक-दूसरे की मुखालफत जो है वो इख्तियार करें। अब तक इस ड्रामे में ये नज़र आ रहा है कि बड़े वाले भाई जो हैं वो बर्बाद होकर वापस आएँगे कि उनका बेटा भी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है, उसको भी उन्होंने घर से निकाल दिया है। बेटी भी उनकी खासी खुदसर है, खुद भी वो खराब दोस्तों के अंदर उठ बैठ रहे हैं। बीवी ने भी उनकी बहुत बदतमीज़ी सास-ससुर के साथ कर ली थी और अब ज़मीन खरीदने के लिए उन्होंने अपने साले से भी 50 लाख रुपए ले लिए हैं। क्योंकि बड़ी वाली भाभी जो हैं वो अपने बेटे ज़ीशान की तरफ से काफ़ी परेशान रहने लगती हैं। तो वो अपनी नंद के बेटे फैसल को बुला के और उससे कहती हैं कि तुम मेरे बेटे से बात करो, क्योंकि वो दोनों हम-उम्र होते हैं और फैसल खासा अच्छा पढ़ा-लिखा समझदार बच्चा होता है। तो उससे कहती हैं कि तुम आके ज़ीशान से बात करो और इसको समझाओ कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। जब वो लड़का फैसल घर आता है इनके, तो ज़ीशान की बहन छोटी होती है, वो उनसे पूछती है कि कोई फ़िज़िक्स का सवाल वग़ैरह है, वो आप मुझे समझा दें। वो लड़का समझाने के लिए बैठता है, इतने में ज़ीशान जो है वो सीढ़ियों पे से उतरते हैं और उनको फैसल को अपनी बहन के साथ बैठा हुआ देख के उसके दिमाग में वही ख़्याल आता है जो वो खुद सिद्रा के साथ करता रहा होता है। उसको ख़्याल आता है इस बात का कि शायद ये भी मेरी बहन के साथ इसी तरह की कोई बात कर रहा है, तो वो उसके ऊपर चीखने-चिल्लाने लगता है और नाराज़ होके और लड़-झगड़ के और घर से चला जाता है। दूसरी तरफ जो है ये जो लड़का फैसल होता है, इसको भी बहुत बुरा लगता है कि ये क्या बदतमीज़ी की बात है, तो वो भी चला जाता है। लेकिन ख़ैर वो एक समझदार लड़का है, वो चुप हो जाता है। अगले दिन जब ये सारा माजरा बड़ी वाली भाभी अपने बेटे की हरकत अपने मियाँ को बताती हैं, तो वो जाके बेटे को कमरे में जब जाते हैं डाँट-डपट करने के लिए, देखते हैं बेटा सिगरेट पी रहा है, वो जाके तू-तू मैं-मैं होती है। वो बच्चा जो है वो उसको और गुस्सा आता है ज़ीशान को और वो घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ के जो जाता है, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टाँग टूट जाती है। वहाँ उसका कोई दोस्त जा रहा होता है, वो उसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। कुछ दिनों के बाद जब ये बड़ी भाभी बहुत परेशान हो जाती हैं कि बेटा अब तक घर नहीं आया है, क्योंकि उनको नहीं पता होता उसकी टाँग टूट गई है। तो वो फिर से नंद के बेटे फैसल को फ़ोन करके कहती हैं कि भई तुम जाके इसके दोस्तों से कहीं से पता करो कि मेरा बेटा कहाँ है। रिक्वेस्ट करती हैं तो फैसल उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, जाके उसके दोस्तों से पूछता है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटलाइज़ है।
वो वहाँ हॉस्पिटल में जब मिलने के लिए जाता है ज़ीशान से, तो ज़ीशान जो है वो रो के फैसल को सारी अपनी स्टोरी सुना देता है कि मैंने किस तरीके से वो कज़िन जो है वो सिद्रा उसके साथ बुरा किया था और अब मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो वो उसको माफ़ी माँगने का सब लोगों से माफ़ी माँगने का मशवरा देता है कि तुम सब लोगों से माफ़ी माँगो। हालाँकि ज़ीशान को लगता है कि अगर मैं माफ़ी माँगूँगा तो कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन फैसल उसे समझाता है कि अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी माँगोगे तो कोई माफ़ करे या ना करे तुम्हारे दिल को सुकून ज़रूर मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये ड्रामा जो है अब तक बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इसमें दिखाया है कि जो बच्ची सिद्रा है जिसके साथ अब्यूसिव और हैरेसमेंट का सीन हुआ था, वो अब क्योंकि उस सारे माहौल से दूर चली गई है हैदराबाद में और एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रही है, तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, बहुत अक्लमंदी की बातें करने लगी है। तो उससे ये पता चला है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो माँ-बाप को चाहिए कि वो उनसे पूछें, लेकिन क्योंकि उसके माँ-बाप कुछ कम समझदार थे, कुछ घर के कामों के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और उनको इतनी समझ-बूझ नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर पहले तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब इन्होंने घर छोड़ दिया है और ये आके हैदराबाद में रह गए हैं, तो इनकी बच्चियों के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो नज़र आ रहा है। इस ड्रामे में बड़ी खुशी और खुश उस्लूबी के साथ उन्होंने शुरू में जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया था, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने जो है बहुत बेहतर तरीके से ये बात दिखाई है कि हर सिस्टम के कुछ ना कुछ फ़वाइद और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। कोई भी एक सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली फूल प्रूफ नहीं होता। जैसे कि अब उन्होंने इसके अंदर शुरू में दिखाया कि जॉइंट फैमिली अच्छी थी, फिर उसके कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने दिखाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने दिखाया कि अब जैसे एक भाई हैदराबाद जाकर रहा है और वहाँ क्योंकि वो उसकी बीवी अकेली है सारा टाइम घर पे, तो घर में डाका भी पड़ गया, डाकू आ गए घर के अंदर और उसको सारा सामान जो है वो चोरी करके ले गए, पैसे वगैरह। तो अगर भरी पूरी फैमिली होती है, ज़्यादा लोग घर में होते हैं तो मुश्किल होता है। डाकू तो वैसे आ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल उन मुश्किल होता है जब घर में ज़्यादा अफ़राद रह रहे होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि किसी जगह के ऊपर अकेले जाकर रहने से आपको कुछ फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, कुछ आपकी अपनी मर्ज़ी चल रही है, लेकिन आपको कुछ नुकसानात भी उस चीज़ के उठाने पड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जब ये ड्रामा आगे चलता है और आगे जाके एंड होता है, तो इसके अंदर फाइनल एक वर्डिक्ट जो निकलता है वो क्या निकलता है? जहाँ तक मेरा ख़्याल है इसके अंदर यही होगा कि एंड ऑफ डे जावेद शेख और उनकी बीवी रियलाइज़ करेंगे इस बात को कि हमें जो है वो लोगों को ज़बरदस्ती के साथ बाँध के नहीं रखना चाहिए था। अगर वो एक घर में रह भी रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम लोगों की अपनी कुछ ना कुछ प्राइवेसी हो, कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम जो है वो अलग से हो। ज़बरदस्ती सबके ऊपर ये ना हो कि सबको वही चीज़ खानी है जो एक आदमी खा रहा है और लोगों की जो है अपना खाना पकाना या आना-जाना जो है वो इतना ज़्यादा नपा-तुला ना हो कि किसी आदमी की कोई मर्ज़ी ही ना हो। और मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा इसमें दिखाएँगे कि लैला के जो वालिदैन हैं, वो काफ़ी मॉडर्न हैं, तो उनको दिखाएँगे कि एंड में वो थोड़े-से अल्लाह रसूल की तरफ डाइवर्ट हो गए। और जहाँ तक इनके पेरेंट्स का ताल्लुक है जावेद शेख और उनकी बेगम का, वो मेरे ख़्याल में थोड़े मॉडर्न हो जाएँगे और वो कहेंगे चलो भई सारी ज़िंदगी हमने बच्चों के लिए गुज़ारी है, अब हम कुछ निकल के जो है वो दुनिया वग़ैरह घूम कर आते हैं। और मेरे ख़्याल में इस तरह से इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये ड्रामा एक अच्छा हिट ड्रामा होगा और एक प्लेज़ेंट ड्रामा है और देखने के काफ़ी काबिल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख के बहुत ज़्यादा इंसान ऑफेंसिव हो और कहे कि यार ये क्या बकवास बनाई है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी अच्छा ड्रामा है।